हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट एग्जैक्टली इज हार्ट अटैक, जिसको हम एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी बोलते हैं। तो बेसिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जो है, इसमें हम एक ओवरऑल डिस्कशन करेंगे जिसमें हम देखेंगे डेफिनेशन, टाइप्स, एपिडेमियोलॉजी, इटियोलॉजी, इटियोपैथोजेनेसिस, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, डायग्नोसिस एंड फाइनली मैनेजमेंट। और यही सब मिला करके एक ओवरऑल हॉलिस्टिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा अबाउट हार्ट अटैक। सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ डिजीज, particularly cardiovascular disease, in which there is reduced blood flow to the myocardium। हार्ट का जो मायोकार्डियम है, हार्ट का जो मसल है, वहां तक जो ब्लड सप्लाई करता है, बेसिकली जो कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है, उसमें अगर कुछ दिक्कत आया हो, कुछ प्रॉब्लम हो, फॉर एग्जांपल उसमें आर्थेरोस्क्लेरोसिस हुआ हो या फिर ओक्लूजन हुआ हो, उसमें ब्लॉकेज हुआ हो, तो क्या होता है कि जितना परिमाण में, जितना अमाउंट में ब्लड सफिशिएंटली मसल्स को, मायोकार्डियम को पहुंचना चाहिए, उतना नहीं पहुंच पाता, जिससे एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है और हार्ट का जो मायोकार्डियम है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी महसूस होता है, जो कि ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता। नाउ दिस एमआई इज आल्सो नोन एज हार्ट अटैक। ओके, सो मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज आल्सो, इट इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक, जो आप रेगुलर लाइफ में मूवी वगैरह में देखते ही होगे, सुनते होगे ये टर्म। तो ये जो हार्ट अटैक है, इट इज ए इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ मायोकार्डियल टिश्यू कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड इस्चीमिया एंड हाइपोक्सिया। सो इस्चेमिया कंडीशन जो है, फॉर एग्जांपल कहीं पर्टिकुलर पार्ट में अगर सफिशिएंट मात्रा में, शरीर के कोई हिस्से में अगर सफिशिएंट मात्रा में ब्लड ना पहुंच पाए, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे इस्चेमिया, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। और क्योंकि ब्लड पहुंचने में कमी आता है, सप्लाई में कमी आता है, इसलिए वहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी घट जाता है, और जब ऑक्सीजन लेवल घट जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो जब इस्चेमिया और हाइपोक्सिया का जो कंडीशन है वो हद से ज़्यादा समय तक शरीर में बना रहे, उसका कोई ट्रीटमेंट ना हो, कोई मैनेजमेंट ना हो, तो धीरे धीरे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और एक तरह से एक इरिवर्सिबल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इरिवर्सिबल डैमेज करता है मायोकार्डियम का, यानी कि हार्ट का, और उसी से डेवलप होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, अदरवाइज नोन एज हार्ट अटैक। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये पर्टिकुलर डायग्राम में यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है, जो कोरोनरी आर्टरी है, जो खास करके ब्लड सप्लाई करता है हार्ट के मायोकार्डियम को, हार्ट के मसल को, उसमें कुछ ब्लॉकेज होने के कारण, ठीक है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का प्लैक हो या फिर कोई ब्लड क्लॉट हो, उसमें ब्लॉकेज होने के कारण सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो है टिश्यूज को नहीं पहुंच पाते हैं। और क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड टिश्यूज को नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए वहां पे दिखाई देता है इस्चेमिया, देन हाइपोक्सिया, और अल्टीमेटली अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, इस्चेमिया होगा, हाइपोक्सिया होगा, तो वो जो सेल है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, देन इट विल लीड टू सेलुलर नेक्रोसिस और सेल डेथ। तो धीरे धीरे वो जगह जो है, वो मसल जो है, वो धीरे धीरे मरते जाएंगे और खराब होते जाएंगे, और अल्टीमेटली दिखाई देगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। आगे बढ़ते हैं। ये जो इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इनको हमने अलग अलग प्रकार में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग टाइप्स में। जैसे कि सबसे पहला जो है, अकॉर्डिंग टू एनाटोमिक रीजन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व्ड। तो पर्टिकुलरली जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता होना चाहिए कि जो हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ब्लड सर्कुलेशन में, क्योंकि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये पूरे के पूरे शरीर को एरोटा के माध्यम से ब्लड सप्लाई करता है। तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें जब खराबी आ जाए, खास करके यहाँ पे अगर इन्फेक्शन शुरू हो, तो इसी के आधार पे हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन को कुछ ग्रुप में, कुछ प्रकार में डिवाइड किए हुए हैं। दैट इज एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेप्टल, ओके, सर्कमफेरेंशियल, कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल दिस। तो इस तरह से इनको कुछ प्रकार में डिवाइड किया गया। एंटीरियर मीन्स सामने जो फ्रंट फेस में अगर डैमेज हुआ हो तो उसको बोलेंगे एंटीरियर, बैक साइड में हुआ हो पोस्टीरियर, ठीक है, साइड में हुआ हो लेटरल। तो इस तरह से उनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब दूसरा जो डिवीजन हुआ है, दैट इज अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ थिकनेस ऑफ वेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। पहला जो क्लासिफिकेशन हुआ, जो टाइप्स में डिवाइड हुआ, वो हुआ था पर्टिकुलरली उसके जो
पोजीशन में, ठीक है, अगर सामने हुआ है दैट इज हार्ट के मसल के जो वेंट्रिकल के सामने तरफ हुआ है फ्रंट फेस दैट इज एंटीरियर, बैक फेस दैट इज पोस्टीरियर। तो सिमिलरली जो क्लास 2 क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो किसके आधार पे हुआ है? वो वेंट्रिकुलर वॉल के थिकनेस के आधार पे, मतलब कितने लेवल तक वो जो डैमेज हो चुका है ऑलरेडी मायोकार्डियल वॉल में, उसका जो थिकनेस है। तो इसके आधार पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, ट्रांसम्यूरल यानी कि पूरा का पूरा थिकनेस कवर किया हुआ है, फुल थिकनेस, लेमिनार इसका मतलब है पूरा कवर ना करते हुए 1 या 2 लेयर कवर किया हो, ठीक है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू एज ऑफ इन्फेक्ट्स, मतलब वो जो इन्फेक्शन हुआ है वो कितना पुराना हो चुका है या फिर बहुत कितना नया है। सो न्यूली फॉर्म्ड इसको हम बोलेंगे एक्यूट, रिसेंट, फ्रेश, ये बहुत नया जो इन्फेक्शन हुआ हो उसको बोलेंगे न्यूली फॉर्म्ड। और खास करके जब वो धीरे धीरे बहुत लेट हो जाता है, ओल्ड इन्फेक्शन होता है, उसको बोलेंगे एडवांस्ड इन्फेक्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ टाइप्स यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज टाइप्स ऑफ इन्फेक्ट्स और टाइप्स ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नाउ थोड़ा बहुत एपिडेमियोलॉजी के बारे में भी जानना पड़ेगा। एपिडेमियोलॉजी यू नो दैट स्टडी ऑफ डिजीज इन ए पॉपुलेशन, वो कितने तरीके से फैल रहा है, किस प्रकार के पॉपुलेशन को मोस्टली अफेक्ट करता है, बूढ़ों को ज्यादा अफेक्ट करता है या फिर बच्चों को, मेल को या फिर फीमेल को, ठीक है, वर्ल्ड के कौन से रीजन में, कंट्री के कौन से पर्टिकुलर एरिया में ये अफेक्ट करता है, ये सब सर्वे और इस सब स्टडी को हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। तो एक तरह से बीमारी किस तरह से किस वर्ग में, किस जेंडर में किस तरह से फैल रहा है, अफेक्ट कर रहा है, उसी प्रकार के स्टडी को हम बोलेंगे एपिडेमियोलॉजी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पे पर्टिकुलरली बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, वहां पे लगभग 10 से 25% तक डेथ हो रहा है मायोकार्डियल इन्फेक्शन से, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली ये और ज्यादा हायर हो जाता है एल्डरली पीपल में। एल्डरली यू नो जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये इसके जो चांसेस हैं वो और 5% बढ़ जाता है। ओके, जो लोग 40 से ऊपर के हैं उनमें इसका जो अकरेंस है, जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो 5% और बढ़ जाता है। उसके बाद मेल्स ऑफ हायर रिस्क, ओबियसली कंपैरेटिवली मेल और फीमेल में अगर कंपेयर करें तो सर्वे से पता चला है कि मेल में ये बीमारी होने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा हैं, उनका जो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली वुमेन। लेकिन ह्यूमन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड हैव लो रिस्क। सो जिस समय में वुमेन फर्टाइल होते हैं, रिप्रोडक्टिव पीरियड में होते हैं, वहाँ पे इसके जो चांसेस हैं बहुत कम है। 2006 के साल में एक स्टडी के द्वारा ये देखा गया कि इंडिया पर्टिकुलरली 40 to 60% ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज से पीड़ित है, ठीक है। 40 to 60%, ये छोटा संख्या नहीं है। 2006 के जो साल में एक सर्वे के द्वारा पता चला कि इंडिया आगे बढ़ करके 40 से 60% इसी प्रकार के डिजीज के द्वारा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के द्वारा पीड़ित होगा अगले 10 से 15 साल के अंदर। और इससे हमको ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि इंडिया इज एट हायर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड पर्टिकुलरली मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इंडिया जो इंडियंस है पर्टिकुलरली, इनमें ये जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस, रिस्क जो है बहुत ज़्यादा हैं। और इसी कारण इसके बारे में समझना, इसको जानना और इसको रोकना उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ अभी हम देखेंगे इसके इटियोलॉजी, यानी कि इसके कॉजेस, क्या क्या कारण है इसके। नाउ इसका जो सबसे पहला कारण है दैट इज टोबैको स्मोकिंग, ओबियसली हाइपरटेंशन, ड्रग अब्यूज, ओबेसिटी, स्ट्रेस एंड अल्कोहल। आपको अगर थोड़ा सा याद हो, इन हाइपरटेंशन, इन हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी जो कारण थे उसमें भी कॉमन थे। सो एक तरह से मैं यहाँ पे आपको एक चीज इंडिकेट करना चाहता हूँ कि जो कोई भी फैक्टर्स हैं, जो कोई भी कारण हैं जो हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली आपके हार्ट को डैमेज भी करेंगे और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं टोबैको स्मोकिंग जो है, इसका प्रभाव अल्टीमेटली हाई ब्लड प्रेशर में भी है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी है, ठीक है। सेकेंड वन इज हाइपरटेंशन इटसेल्फ। अगर किसी पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर है तो अल्टीमेटली अगर उसको समय रहते ध्यान ना दिया जाए, उसको ट्रीट ना किया जाए, तो अल्टीमेटली वो धीरे धीरे क्या होगा, वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में डेवलप होगा। अगर कोई ड्रग अब्यूज हो रहा है, ठीक है, कोई अगर ड्रग जो आदत के वश बिना कोई कारण के, बिना कोई दरकार के अगर कोई ले रहा है सिर्फ मजे के लिए, उसमें भी ये चांसेस हो सकते हैं। ओबेसिटी, ओबियसली हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये जो है आपके आर्थरोस्क्लेरोसिस में और खास करके कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करने में बहुत हेल्प करते हैं।
और जब ये ब्लॉक हो जाता है तो अल्टीमेटली इस्चेमिया होता है, हाइपोक्सिया होता है जैसे कि हमने पढ़ा, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी होता है। स्ट्रेस विच इज अ वेरी कॉमन फैक्टर नाउअडेज, अभी जो इंसानों में खास करके, ठीक है, स्ट्रेस बहुत पाया जा रहा है और इसी कारण से हाई ब्लड प्रेशर भी हो रहा है और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो रहा है। अल्कोहल भी उनमें से एक कारण है जो शरीर में हाइपरटेंशन और मायोकार्डियल इन्फेक्शन कराता है। Now, इसके अलावा एज भी एक फैक्टर है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं खास करके ओल्ड एज पीपल, उनमें ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जेंडर के कंपैरिजन में अभी जस्ट मैंने आपको एपिडेमियोलॉजी में बताया कि फीमेल के कंपैरिजन से मेल में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो पेशेंट डायबिटीज से पीड़ित हैं उनमें ये चांसेस ज़्यादा हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया, अगर शरीर में लिपिड यानी कि फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किसी पेशेंट में अगर फैमिली हिस्ट्री है, मान लीजिए दादा परदादा या फिर पेरेंट्स को ये बीमारी हुआ है, तो उनमें भी कुछ चांसेस बनते हैं बच्चों को भी इस बीमारी, ये जो बीमारी होने का। उसके बाद ये जो कुछ किडनी डिजीज हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज, ये भी आपका पूरा का पूरा कारण है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। नाउ इटियोपैथोजेनेसिस, इसका मतलब है कि जो कारण हम अभी समझे ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है और अल्टीमेटली मायोकार्डियल इन्फेक्शन कराता है, यानी कि हार्ट अटैक कराता है। Now, what is the mechanism of myocardial ischemia? आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब कभी भी किसी पेशेंट के शरीर में उसके लाइफस्टाइल की वजह से हो या फिर उसके कुछ कारण की वजह से हो, जब उसके शरीर में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, ये जो फैटी सब्सटेंसेस है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये अल्टीमेटली जाकर के ब्लड वेसल्स के इंटरनल ल्यूमेन, अंदरूनी जो हिस्से में, इंटरनल साइड में ये जमा होकर उसको ब्लॉक करता है, ठीक है। और वहां पे जब जमा होकर उसको धीरे धीरे ब्लॉक करते हुए एक समय आता है जो पूरा जो आर्टरी है पूरा का पूरा ब्लॉक हो गया है, और खास करके ये पाया जाता है कोरोनरी आर्टरी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई के लिए। लेकिन क्योंकि वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव फॉर द टिश्यूज, फॉर द सेल्स ऑफ द मायोकार्डियम। तो क्योंकि वो जो मायोकार्डियम है उसको सफिशिएंट अमाउंट का जो ब्लड और न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो सर्वाइव नहीं कर पाता और अल्टीमेटली उसमें डेथ होते हैं, यानी कि नेक्रोसिस होते हैं। ओके, इसके साथ साथ रोल ऑफ प्लेटलेट्स का भी कुछ काम है, क्योंकि ये जो प्लेटलेट्स हैं ये कोआगुलेशन में काम आते हैं। हम कोआगुलेशन में जब काम आते हैं तो ये जो क्लॉट्स है ये भी कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है इसी छोटे छोटे कैपिलरीज को, आर्टरीज को ब्लॉक करने में। प्लैक फॉर्मेशन होता है, ये जो पर्टिकुलरली आर्थेरोस्क्लेरोसिस है, इसमें जो प्लैक फॉर्मेशन होता है इसके द्वारा भी ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे जो इटियोपैथोजेनेसिस के जो पॉइंट्स हैं, ये हमको सिर्फ एक ही चीज समझा रहा है कि डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, किसी ना किसी कारण की वजह से हमारा जो हार्ट का कोरोनरी आर्टरी, जिसके द्वारा ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को, हार्ट के मसल को, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, उसमें ब्लॉकेज हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्योंकि उसमें ब्लॉकेज हो रहा है, चाहे वो प्लेटलेट्स के वजह से हो या फिर चाहे इस्चेमिया की वजह से हो, चाहे आपका जो प्लैक फॉर्मेशन की वजह से हो या फिर आर्थेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हो रहा है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो रहा है और ब्लड सप्लाई में बाधा हो रहा है। तो इसी कारण से ये पूरा का पूरा जो है होता है। नाउ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें लेफ्ट हैंड साइड में, दैट इज आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ये जो आर्थेरोस्क्लेरोसिस है ये क्या है? आर्थेरोस्क्लेरोसिस इज नथिंग बट हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स बाय डिपोजिशन ऑफ फैट सब्सटेंसेस एंड कोलेस्ट्रॉल्स पर्टिकुलरली। फॉर एग्जांपल, हमारा जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल बेसिकली होलो इन नेचर होता है, इसके अंदर सफिशिएंट स्पेस होता है, और दूसरी बात ये इलास्टिक होता है, ठीक है। इलास्टिक मतलब ये अपने हिसाब से जो समय में जिस दरकार होगा, जिस समय में उसको चाहिए होगा, उस समय में क्या होगा, वो एक्सपांड करेगा, एक तरह से डायलेट होगा, ठीक है। लेकिन जब आर्थेरोस्क्लेरोसिस होता है, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ फैट एंड कोलेस्ट्रॉल, जब यहाँ पे जमा होते जाएंगे फैट और कोलेस्ट्रॉल, तो यही जो ब्लड वेसल है ये धीरे धीरे हार्ड होते जाएंगे। उसका जो इलास्टिसिटी है, उसका जो लचकपन है, उसमें दिक्कत आएंगे और वो इलास्टिक नहीं हो पाएंगे, वो एक तरह से खींचेंगे नहीं, डायलेट नहीं होंगे। और क्योंकि ये डायलेट नहीं होंगे तो वहां पे हो जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन, भी अंदर वो फिर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश किया हुआ है। फिर दूसरा जो कारण है दैट इज आर्टेरियल स्पाज्म, यू नो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल। तो जब कभी भी कोई इंसान स्ट्रेस में है या फिर एंगर इश्यूज हैं, डिप्रेशन में है, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं स्पाज्म का।
तो आर्टेरियल ब्लड वेसल जो है वो स्पाज्म हो जाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। उससे क्या होगा, उससे सडनली एक रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसमें भी ब्लॉकेज होंगे। फिर तीसरा जो कारण है दैट इज आर्थेरोस्क्लेरोसिस प्लस प्लाक स्प्लिट प्लस थ्रोम्बस। इसका मतलब है कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी हुआ, उसके अंदर प्लाक भी जमा हुआ, ठीक है, जो ब्लड वेसल है हार्ड भी हो गया, अंदर प्लाक भी जमा हो गया और उसके अंदर थ्रोम्बस यानी कि क्लॉट भी जमा हो गया। तो ये तीनों के कारण से भी ब्लॉकेज होते हैं। तो आप देख सकते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एट्रियल स्पाज्म एंड आर्थेरोस्क्लेरोसिस प्लस प्लाक प्लस थ्रोम्बस, ये तीनों के द्वारा एक ही चीज कॉमन हो रहा है दैट इज आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि ब्लॉकेज हो रहा है। और जब ये ब्लॉकेज हो रहा है तो अल्टीमेट इसमें तब्दील हो रहा है दैट इज इस्चीमिया। ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा ब्लॉकेज के कारण, इस्चीमिया कंडीशन डेवलप होगा। इस्चीमिया से फिर अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो ऑक्सीजन में कमी आएंगे, हाइपोक्सिया होगा, और अल्टीमेटली जब हाइपोक्सिया होगा यानी कि ऑक्सीजन जो सप्लाई कम हो जाएगा तो उससे डेवलप होगा एंजाइना। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर आपको इसके बारे में उतना आइडिया है नहीं तो मेरे जो वीडियो है मेरे चैनल पे जाइए, उसमें एंजाइना के लिए सब स्पेसिफिक वीडियो है, उसमें आप लेक्चर वीडियो देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो हाइपोक्सिया कंडीशन की वजह से एंजाइना अटैक होगा, एंजाइना पेन होगा, और धीरे धीरे ये जो एंजाइना आगे जाकर के जब ये और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा तो सेल डेथ होगा जिसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस, ठीक है, और इसी कंडीशन को हम बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि हार्ट अटैक। इस तरह से कोई भी ब्लॉकेज के कारण, चाहे वो एथेरोस्क्लेरोसिस हो, आर्टेरियल स्पाज्म हो या फिर किसी और के कारण से ना हो, यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रहा है। सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप हमने देखा। अभी जब हम देखेंगे कि इसके साइंस और सिम्टम्स क्या क्या है, क्या क्या इसके पर्टिकुलरली क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो सबसे पहले जो पेशेंट को बहुत कॉमन सा दैट इज चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होगा, चेस्ट पेन होगा, उसके बाद डिस्पनिया होगा, फटीग होगा, ठीक है। फिर इसके साथ साथ कुछ और भी सिम्टम्स दिखाई देंगे जैसे कि इंक्रीज्ड स्वेटिंग, वीकनेस, नोसिया, वोमिटिंग, लाइट हेडेडनेस, पैल्पिटेशन, ये सब दिखाई देंगे। एंजाइटी भी दिखाई देगा, ठीक है, स्लीपलेसनेस दिखाई देगा, हाइपरटेंशन होगा। तो इस तरह से ये सिम्टम्स डेवलप होंगे इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन द पेशेंट्स। ओके, इन केस ऑफ वुमेन, ठीक है, मेन के हिसाब से वुमेन में ये जो चेस्ट पेन उतना ज्यादा दिखाई नहीं देती, इट इज वेरी वेरी अनकॉमन, लेकिन ये जो फटीग और वीकनेस है ये बराबर उनमें भी दिखाई देगा। ओके, नाउ अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो क्या दिक्कत हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? एरिथमिया होगा, कार्डियोजेनिक शॉक होगा, ठीक है, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म होगा, हो सकता है ब्लड वेसल्स रप्चर कर जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है, कार्डियक एन्यूरिज्म होगा और पेरिकार्डाइटिस भी होगा। तो ये सब जो है आपके कार्डियक मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, डायग्नोसिस हम कैसे करें, किस तरह से इसका डायग्नोसिस हो सकता है? तो ऑब्वियसली जो सिम्टम्स वगैरह में हम ध्यान देंगे जैसे कि चेस्ट पेन, इंडाइजेशन, एप्रहेंशन, शॉक, लो ग्रेड फीवर, ये सब जो है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। खास करके जो पेन है, चेस्ट पेन, ये शुरू होगा आपके मिडिल ऑफ द चेस्ट यानी कि स्टर्नम बोन से, और वहां से डेवलप होते हुए टुवर्ड्स अप यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा नेक की तरफ, और नेक की तरफ से फिर लेफ्ट साइड टर्न करके पूरा का पूरा लेफ्ट आर्म को कवर करेगा। आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से हमने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा एक क्लिनिकल फीचर जिसमें हम साइंस और सिम्टम्स को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर जो पेशेंट है दैट इज सफरिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसके साथ साथ कुछ लेबोरेटरी टेस्ट भी हैं जैसे कि सेरम कार्डियक मार्कर्स। इसमें हम 3 प्रकार के टेस्ट करते हैं, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज और कार्डियक स्पेसिफिक ट्रोपोनिन्स। ये जो है कुछ मार्कर्स जिसको हम टेस्ट करते हैं और अल्टीमेटली चेक करते हैं कि जो पेशेंट है वेदर उसमें हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ऐसे क्या क्या घटना घटता है, किस तरह से ईसीजी चेंजेस होता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जब आप कोई भी इलेक्ट्रोड को सीने पे लगा करके, चेस्ट पे लगा करके उसको उसके जो रीडिंग्स है उसको लेते हो तो वहां से एक वेव बन के आता है जिसको बोलते हैं ईसीजी। एक नॉर्मल हेल्दी ईसीजी उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन खास करके जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के पेशेंट है, जो हार्ट अटैक के पेशेंट है, उसमें आप देखोगे ये जो एस और टी इसमें एलिवेशन होंगे। आप देख सकते हो एस और टी का जो है ये थोड़ा ऊपर बढ़ा हुआ है, ठीक है, और टी वेव जो इन्वर्शन होंगे, ये जो टी वेव है ये उल्टा इन्वर्स होंगे। इन्वर्स मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट। और फिर अपीयरेंस ऑफ वाइड डीप क्यू वेव, आप देख सकते हो ये जो क्यू वेव है ये थोड़ा नीचे की तरफ डीप होगा। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से जो ग्राफ बनेगा दैट इज सफिशिएंटली इंडिकेटिंग अबाउट द हार्ट अटैक। ये जो इंडिकेट कर रहा है हार्ट अटैक के बारे में। इसके साथ साथ हम एमआरआई भी कर सकते हैं, एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोपोग्राफी भी कर सकते हैं,
हैं, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी PET स्कैन भी कर सकते हैं और चेस्ट का जो एक्सरे भी कर सकते हैं। किस तरह से हम इसको मैनेजमेंट करें, किस तरह से इसको हम ट्रीट करें, ठीक है ना। इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला जो है नॉन फार्माकोलॉजिकल में कोई दवाई आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें सिर्फ आप ध्यान देंगे आपका जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने के लिए। तो काउंसलिंग एंड एजुकेशन ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट को काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है, उसको बताना बहुत जरूरी है कि भाई आपके शरीर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, इसके कारण, इसके लक्षण अलग अलग हैं और किस तरह से ये आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। उसको काउंसलिंग करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा ये सब चीजें, उसको एजुकेट करना पड़ेगा। फिर लाइफस्टाइल मेजर करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मेजर अगर कोई ओबीस पेशेंट है, मोटापा से पीड़ित है, उसको वजन घटाना पड़ेगा। हाई कोलेस्ट्रॉल बॉडी में है, उसको कम करना पड़ेगा। खान पान में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, और पर्टिकुलरली ऑयली स्पाइसी फूड, जंक फूड जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं, जो ब्लॉकेज को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, उनको दूर रखना पड़ेगा। तो इस तरह से लाइफस्टाइल को पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा। स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा, जो लोग स्मोक कर रहे हैं, क्योंकि स्मोकिंग जो है सबसे बड़ा कारण है। अल्कोहल को भी बंद करना पड़ेगा। इसके साथ साथ डाइट जो है अच्छा लेना पड़ेगा और सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि सॉल्ट हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट करता है और वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करता है, उसमें सॉल्ट को भी कम करना। उसके बाद हम आएंगे फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मेथड ऑफ मैनेजमेंट में हम बेसिकली दवाई का इस्तेमाल करेंगे और इस दवाई में हम कुछ दवाई जैसे कि थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स, खास करके जो पर्टिकुलरली ड्रग्स हैं जो कि थ्रोम्बस यानी कि जो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है उसको ब्रेक डाउन करेगा। एंटीकोआगुलेंट्स, ये भी कोआगुलेशन से आपको राहत देंगे। एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, ये भी आपके पर्टिकुलरली थ्रोम्बोलाइटिक्स, एंटीकोआगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स, ये जो दवाइयां हैं ये काम करते हैं किस तरह से, ब्लड कोआगुलेशन को कम करते हैं उसको, क्योंकि कोआगुलेशन का डायरेक्ट रिलेशन है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जितना ज्यादा कोआगुलेशन मतलब वहां पे इंटरनल ब्लड वेसल्स में वो जमा होता जाएगा तो वहां पे ब्लॉकेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स देंगे हम, ओके। जो फैट ओबीस पीपल हैं उनके लिपिड जो है, जो फैट है उसको कम करने के लिए लिपिड लोअरिंग ड्रग देंगे। उसके बाद वैसोडायलेटर्स देंगे। जो सिकुड़ा हुआ ब्लड वेसल है, जो ब्लड वेसल नैरो हो गया है, सिकुड़ गया है, उसको और ज्यादा चौड़ा करेंगे, उसको डायलेट करेंगे, उसके लिए ये वैसोडायलेटर्स काम में आएंगे। फिर आ जाएगा आपका पेन को मैनेज करने के लिए, क्योंकि सीवियर पेन होता है चेस्ट में, इसको मैनेज करने के लिए एनाल्जेसिक्स दिया जाएगा और कुछ एंटी अल्सर ड्रग्स भी दिया जाएगा, क्योंकि एसिड सिक्रेशन ज्यादा होता है तो वहां पे एंटी अल्सर ड्रग्स और एंटी डिप्रेसेंट्स भी पेशेंट को दिया जाएगा। ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स इसीलिए दिया जाएगा ताकि जो पेशेंट है वो ज्यादा डिप्रेशन में ना जाए, ज्यादा डरे ना, ज्यादा नर्वस ना हो जाए इस बीमारी से, इस कॉम्प्लिकेशन से। इसी तरह ये पूरा का पूरा आपका बन जाता है, दैट इज मैनेजमेंट, ओके ना। इसके अलावा हम एक सर्जिकल प्रोसीजर भी यूज कर सकते हैं जिसमें एक स्टेंट प्लेस कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें हम क्या करेंगे, एक स्टेंट प्लेस करेंगे जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर। ये स्टेंट क्या करेगा, जो आर्थेरोस्क्लेरोसिस के साथ जो प्लैक फॉर्मेशन हुआ है, जहां पे ये जो आर्टरी नैरो हो गया है, उसको ये क्या करेगा, उसको खोलेगा, उसको डायलेट करेगा, उसको साफ रखेगा। अब देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से, जब ये पहले बिना स्टेंट का था तो कितना नैरो हो गया था, लेकिन आफ्टर प्लेसिंग द स्टेंट, ये जो स्टेंट डालने के बाद ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया है, वाइडन हो गया है। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो ट्रीटमेंट है ये फॉलो अप होगा और अल्टीमेटली जो पेशेंट है उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन से हम बचा पाएंगे। द प्रोसेस इज वेरी स्लो बट वी कैन सेव द लाइफ, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मायोकार्डियल इन्फेक्शन. I hope you got some idea about it. If you have any doubt, any queries, feel free to comment in the comment section. I will try my best to answer to the best of my knowledge. Thank you very much. Please, if you like it, hit the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe. Thank you.